इतना सारे गेहूं मैं कैसे ले जा सकूंगी? ये सजा के तौर पर मुझे सताया जा रहा है। उस नागिन की तो मैं। एक तो मुझे कल से कुछ खाने नहीं दिया और आज भूखे पेट में ऐसा काम करवा रहे हैं। ये सब कुछ उस नागिन काकीसा का किया धरा है, वह जानबूझकर मुझसे ये सब करवा रही है। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैंने तो खुद ही उसे चैलेंज किया है। नहीं कनक, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तू जानती है न तू कौन है? कनक मिश्रा, जिसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं है। अब दिखाती हूँ मैं उस नागिन काकीसा को मुझसे पंगा लेने से क्या होता है। खुद में ही कहते हुए कनक काम पर लग जाती है। कनक थोड़े थोड़े गेहूं को साफ करती जाती और एक टोकरी में भरती जाती। फिर उस भारी भरकम टोकरी को सीढ़ियों से नीचे आकर हवेली के गोदाम में रखती। कनक को ऐसे काम करते हुए देख माधवी और छबीली तिरछी नजरों से मुस्कुराती। देखा छोटी मालकिन, इस अठीली छोरी ने बिल्कुल सही सजा दियो है अपने। अब समझ आएगा इस छोरी ने की बात काटने की सजा के होती है। छबीली माधवी को देखकर कहती। माधवी भी एक कुटिल मुस्कान से कनक को काम करते हुए देखती और छबीली को एक पोटली में कुछ देती, जिससे छबीली बड़े ही खुश होकर माधवी को हाथ जोड़े प्रणाम कर चली जाती। यहाँ कनक तपती दोपहरी में कड़ी धूप में छत पर गेहूं को एक टोकरी में भरती और नीचे आकर गोदाम में रखती। ऐसी प्रक्रिया वह कई बार कर चुकी थी। धूप गर्मी से पसीने से वह भीग चुकी थी। बिना कुछ खाए पिए उसे कमजोरी आने लगी थी, लेकिन कनक हार नहीं मानती। वह कहते हैं न मन के जोर के आगे तन का जोर कुछ भी नहीं होता है। कनक ये बात ठान चुकी थी कि उसे ये काम पूरा करना ही है। उसके पैर तप रहे थे, लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं थी। कनक को इस तरह देख कुमुद को बहुत दया आने लगती है। उसका मन कर रहा था कि वह कनक के पास जाकर उसे रोके या उसके काम में हाथ बटाए, लेकिन अपनी माँ के डर से वह कमरे में ही दुबक कर रह जाती। पता नहीं कनक भाभी सा पर क्या बीत रही होगी। एक तो इतनी कड़ी धूप, ऊपर से माँ सा उन्हें ऐसा काम दिया है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। कुमुद कमरे में बैठी हुई ही सोचने लगती। तभी वह कमरे से बाहर निकल जाती और यहाँ वहाँ देखती हुई रसोई में जाती। रसोई से कुछ खाना और पानी लेकर कुमुद कनक के पास जाती है। यहाँ कुमुद इस बात से अनजान रहती है कि उसकी माँ ने छबीली को उसकी और कनक की कड़ी निगरानी के लिए रखा है। छबीली उसे खाना ले जाते हुए देख लेती और माधवी को बता देती है। कुमुद छत पर जाकर कनक को देखती, जो इस समय भी अपने कामों में मगन रहती। वह गेहूं को समेटती हुई टोकरी में भी भरती है। वहाँ काफी सारे गेहूं कनक ने गोदाम पर रख दिए थे। अब कुछ थोड़े ही बाकी थे। कुमुद कनक से कहती, भाभी सा मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप जल्दी से खाना खा लो, आपको तो भूख भी लगी होगी। कुमुद जैसे ही कनक को खाना देने जाती, माधवी आकर उसका हाथ पकड़ती हुई तेज आवाज में कहती। कुमुद कुमुद की तो मानो सांसें ही अटक जाती है अपनी माँ सा को देखकर। कनक भी कुमुद को देखती, उसके हाथ में खाना की थाली और पानी थी। कनक समझ जाती कि वह उसके लिए ही लाई थी। ओह गॉड, कुमुद मेरे लिए खाना लेकर आई थी और इस नागिन काकी को पता चल गया। अब तो मेरी वजह से कुमुद को डांट सुननी पड़ेगी। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये नागिन काकी सा पता नहीं कुमुद के साथ क्या करेगी। माधवी कुमुद को कनक को खाना देते हुए देख लेती है। वो गुस्से से कुमुद से कहती, हमने मना किया था ना आपसे कि आप कोई मदद नहीं करेगी बिंदनी सा की। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की? माधवी की तेज आवाज सुनकर कुमुद डर से थर थर कांपने लगती है। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। कनक कुमुद को इस तरह डरा हुआ देख वह माधवी से कहती, काकी सा कुमुद की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे कहा था मेरे लिए खाना और पानी ले आने के लिए। कनक माधवी से कहती है, हम जानते थे आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हमने आपसे साफ साफ कहा था कि जब तक आपका काम पूरा नहीं कर लेती आपको अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। फिर भी आपने ऐसी हरकत की, यहाँ तक कि आपने हमारी बेटी कुमुद को भी शामिल कर लिया। दांत भींचते हुए माधवी कनक से कहती है। माधवी कनक की ओर तीखे नजरों से देखती हुई कहती। तभी कुमुद कनक से कुछ कहने जा रही थी, पर भाभी सा चुप रहो तुम कुमुद और जाओ अपने कमरे में। माधवी कुमुद को धमकाते हुए कहती। कुमुद भी अपनी माँ के डर से रोते हुए कमरे में चली जाती है। अब माधवी कनक के इस हरकत से उसकी सजा और सख्त कर देती है। और आप बिंदनी सा, जब तक ये सारे गेहूं आप गोदाम में नहीं रख देती तब तक आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखना, हमसे चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, समझी? कहते हुए माधवी वहां से चली जाती। उसके साथ साथ छबीली भी इखलाती हुई चली जाती। यहाँ कनक फिर से गुस्से से भिनभिनाते हुए कहती है, आज अगर मैंने इस नागिन को चैलेंज न किया होता तो कब का इसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया होता। समझती क्या है खुद को ये मोहतरमा? अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा। मुझे तो समझ नहीं आता ये चाहती क्या मुझसे, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कहते हुए कनक फिर से अपने कामों में लग जाती। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। तेज धूप तपती जमीन पर अंगारे बरस रहे थे।
उस पे कनक नंगे पैर ही सारे गेहूं हाथ से बटोरती हुई टोकरी में भरती है। अब कुछ ही गेहूं बचे हुए थे, लेकिन कनक अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसका सिर चकराने लगा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है? रात हो गई क्या? मेरा गला सुखा जा रहा है पानी। कनक भारी टोकरी को उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। उसकी चाल धीमी पड़ रही थी, आंखों के सामने भी अंधेरा सा दिखाई पड़ता है। वो लड़खड़ा रही थी, तभी उसका सिर चकराने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती और वह बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी कोई दो जोड़ी हाथ उसे थाम लेता है। वो ओम शंकर था, जिसने सही वक्त पर आकर कनक को गिरते हुए बचा लेता है। तभी टोकरी के गिरने की आवाज सुनकर माधवी, कुमुद और हवेली के लोग भी आ जाते हैं। कुमुद कनक को बेहोश होता देख जल्दी से उसके पास जाती। भाभी सा, क्या हुआ भाई सा? भाभी सा को वो बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं कुमुद, वो तो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी गेहूं की टोकरी लेकर, तभी ये बेहोश हो गई। इसे कमरे में लेकर चलता हूँ। ओम शंकर कुमुद से कहता हुआ कनक को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। यहाँ कुमुद परेशान हो जाती है कनक के बेहोश होने से। तभी ओम शंकर कमरे में ले जाता हुआ कनक के चेहरे पर पानी की छींटे देता है। कनक को फिर भी होश नहीं आता, वो बेहोशी में ही पानी मांगती है। ओम शंकर उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है, लेकिन वह फिर भी होश में नहीं आती। ओम शंकर कुमुद से कहता, क्या इसने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं था? ओम शंकर कनक की हालत देखते हुए कहता है। कुमुद सिर्फ न में सिर हिला देती। तो ये गेहूं की टोकरी लेकर छत से क्यों आ रही थी, वह भी इतनी धूप में? अब की ओम शंकर कुमुद से पूछता है। कुमुद ओम शंकर से नजरें चुराने लगती हैं। तभी ओम शंकर फिर कुमुद से कहता, कुमुद कुछ पूछ रहा हूँ मैं थारे से। वो भाई सा मानसा ने भाभी सा को सजा सुनाई थी कि वह छत से सारे गेहूं गोदाम में रखेगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगी। कुमुद डर से हकलाते हुए कहती, क्या इसका मतलब ये कल से बिना कुछ खाए पिए ही आज छत पर काम कर रही है? ओम शंकर कुमुद से कहता है। कुमुद सिर्फ न में सिर हिलाते हुए कहती। तभी वहां माधवी आ जाती। ओम शंकर अपनी काकीसा की बहुत इज्जत किया करता है और न कभी उसके लिए गए फैसले पर कभी सवाल करता है। इस बार भी वह कोई सवाल नहीं करता अपनी काकीसा से, लेकिन उसका मन हो रहा था कि वह माधवी से सवाल करे, पर उसके उसूल इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। तभी माधवी ने ही ओम शंकर से कहा, कुमुद सही कह रही है शंकर, हमने ही इस लड़की को सजा दी थी, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए इस लड़की ने ही मजबूर कर दिया था। इसने जो कुछ भी मंदिर में किया, हमारे हवेली और पूर्वजों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई थी, और इस लड़की को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था कि उसने क्या गलती की है। इसके यही अहंकार को तोड़ने के लिए हमने इसे सजा दी थी। अगर आपको लगता है हमने आपकी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव किया है तो इसके लिए आप हमें भी सजा दे सकते हैं। माधवी ओम शंकर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है। नहीं काकी सा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको सजा कैसे दे सकते हैं, ये आपने सोच भी कैसे लिया काकी सा? हमने हमेशा आपको माँ का दर्जा दिया है, आप इस तरह हमें शर्मिंदा न करें काकी सा। आपने जो किया होगा हमारे और इस हवेली के भले के लिए ही किया होगा। ओम शंकर अपनी काकीसा से कहता है, जिससे माधवी झूठी आंसू बहाने लगती है। आखिर क्या चाहती है माधवी कनक से? क्या कनक कभी जान पाएगी माधवी के चेहरे के पीछे का राज? अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।